हमने यूपीएससी 2020 के लिए 5 टेस्ट प्रोग्राम रखा है। इसमें हम करंट अफेयर्स ले रहे हैं जून 2019 से सितंबर 2020 तक। और पहला हमने टॉपिक जो लिया है वो लिया है जीएस पेपर 2, क्योंकि जीएस पेपर 2 के जो टॉपिक हैं वो बेसिकली इंडियन पॉलिटी के साथ जुड़ते हुए आते हैं, और इसके साथ हमारा करंट में क्या चल रहा है इन सब इश्यूज पे वो सारे टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे। तो पॉलिटी भी तैयार हो जाएगी और साथ में जो इश्यूज हैं नेशनल पॉलिटी के जो चर्चा में रहे वो भी हमारे साथ में तैयार हो जाएंगे। अभी तक हमने डिस्कशन में टॉपिक 1 लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हमने अक्टूबर तक का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम नवंबर से लेके जून तक का पोर्शन तैयार करेंगे टॉपिक 1 के अंदर जो आ रहे हैं उन सब विषय लेके। तो पहला जो इश्यू है वो है जम्मू कश्मीर का जो भी स्थिति बदलाव किया है, रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट लेके आए हैं वो हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर का जो नया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया है, ये बेसिकली 31 अक्टूबर 2019 से प्रभाव में आया, और ये तारीख जो रखी गई है इसका संबंध सरदार पटेल से रखा गया, क्योंकि सरदार पटेल आजादी के बाद भारत के नए भारत के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। विशेष रूप से रियासतों रजवाड़ों के भारत में विलय में उनका योगदान रहा है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, तो उन्हीं को सम्मान देते हुए ये तारीख रखी गई 31 अक्टूबर 2019। अब क्या क्या चेंज आया है जम्मू कश्मीर में? तो पहला चेंज यह है कि जम्मू कश्मीर अब वहां पे स्टेट ना होकर ये 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर JNK एक यूटी है और लद्दाख एक यूटी है, और JNK की जो यूटी है उसके साथ में लेजिस्लेचर विधानसभा भी है, लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है। इन दोनों ही यूटी के हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर रखे जाएंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, और उन्हें अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति, और उनका टेन्योर जो होगा डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति। तो ये तो बदलाव आया जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इससे पहले जो कानून था, जो संवैधानिक व्यवस्था थी, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो यूटी है, लद्दाख यूटी नहीं, केवल जम्मू कश्मीर यूटी, उसमें वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो कि पुदुचेरी की यूटी में एप्लीकेबल होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ की असेंबली में रहेगी JNK की यूटी में, जिन्हें डायरेक्ट जनता का चुना जाएगा, ये 107 है। इन सीट्स में आरक्षण का प्रावधान भी रहेगा, जैसे SC/ST को लेकर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की यूटी में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी प्रावधान किया गया है, जो नंबर ऑफ मेंबर होंगे MLA असेंबली के, उनका 10% से अधिक नहीं होंगे। तो ये कुछ डेवलपमेंट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, हमारे हर राज्य में ये नहीं है। जम्मू कश्मीर में थी तो वहां पे अब विधान परिषद खत्म कर दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को असिस्ट करने के लिए लद्दाख में एक एडवाइजर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जम्मू कश्मीर के असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, यदि उसे लगता है कि महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, और अदर मिनिस्टर्स चीफ
मिनिस्टर की एडवाइस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। मिनिस्टर अपना ऑफिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्लेजर पश्चात पर्याप्त रहेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टैंड टू कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बाकी भारत में व्यवस्था है वैसी व्यवस्था यहां पर, तो इस तरह की स्थिति यहां पर रहने वाली है। इसके अलावा जैसे बाकी राज्य देते हैं कि मंत्री बनने से पहले शपथ लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे शपथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिलाई जाएगी, जो कि 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हाई कोर्ट का भी प्रोविजन किया गया है। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर का है, ये कॉमन रहेगा यूटी, दोनों यूटी के लिए, लद्दाख के लिए भी और जेएंडके के लिए भी। ये कुछ व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है यूटी को जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव को लेकर। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्लिप्स के लिए, तैयार करिएगा। रणबीर पैनल सीआरपीसी जो पहले था व्यवस्था, वहां से उसको बदल के नई व्यवस्था कर दी गई है। अब कह रहे कानून भी वहां लागू हो पाएंगे जो पहले डायरेक्ट लागू नहीं हो पा रहे थे, तो ये कुछ व्यवस्था बदलाव है। इसके अलावा अगली खबर है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके, लाभ के पद को लेके। ये आम आदमी पार्टी के 11 जो एमएलए थे उस इशू जुड़ा हुआ खबर की है। और ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का जो पद है, बेसिकली ये टर्म क्या है ये समझना जरूरी है। लाभ का मतलब ये है कि कोई एमपी और एमएलए सरकारी दफ्तर धारण करे, होल्ड करे और रिसीव्स बेनिफिट फ्रॉम इट, उससे लाभ ले, तो ऐसे पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। और ऐसा पर्सन डिस्क्वालिफाइड माना जाता है यदि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दोष में पाया जाए। यदि वो ऑफिस पहले से ही गवर्नमेंट ने एक कानून बना के पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेशन ने, विधानसभा ने उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दायरे से बाहर निकाल दिया उस प्रमुख पद को, और फिर उस पद को एमपीए में ले रहा है, तो उस पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लग गया। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन सा पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता, ठीक। और यदि नहीं किया तो फिर चैलेंज हो जाता है मामला। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हम एक एक जो मामले आते हैं उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है चेक करते हैं। कई देशों में व्यवस्था है कि वहां पे जब भी कोई पोस्ट क्रिएट होती है तो उन्होंने पहले ही क्लियर करके रखा है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आएगा और ये नहीं आएगा। हमारे स्थिति की क्लियर कट स्थिति नहीं है, इसलिए देखा गया है कि कई बार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का दोष किसी व्यक्ति पर लगा है, किसी एमपी में लगा है, और बाद में उसी व्यक्ति की पार्टी ने सत्ता में रहते हुए उसी पद को ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दायरे से बाहर निकाल दिया। ऐसा मामला कई बार आया है। जब बच्चे के मामले में भी एक केस आया था, और कलाम साहब जब राष्ट्रपति तब भी इस तरह का एक मामला आया था। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एमपी और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया दिए गए हैं। एमपी के लिए आर्टिकल 102 और एमएलए के लिए आर्टिकल 191। इसमें कई प्रकार की अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो क्लियर करी गई। जैसे एक तो यही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, फिर है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब ये कि आप संतुलित मानसिक स्थिति में नहीं है। अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, दिवालियापन। और चौथा है नॉट बीन इन सिटीजन, यदि आप भारतीय नागरिक नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में आप पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसी स्थिति में इन चारों में से कोई कंडीशन होती है तो आप डिस्क्वालीफाई बने जाएंगे यहां पर। उस पर एक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला। ये क्यों रखा गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसको हमने फॉलो किया है लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव बीच में, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में शक्तियों पत्रक सिद्धांत। मतलब हम चाहते हैं कि जो बेसिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेशन ऑफ पावर, उसको हम स्थापित कर पाए। सेपरेशन ऑफ पावर ये हमारे डीपीएसपी में भी है। तैयार करिएगा कौन सा आर्टिकल है, क्या है। और मेन उद्देश्य है कि एमपी और एमएलए फ्री हैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में बिना किसी सरकारी दबाव के। इसके लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्राइटेरिया हमने रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी 2001 में अपने एक फैसले में ऑफिस प्रॉफिट लेके 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स रखे थे और कहा था कि यदि इन प्रिंसिपल्स पे हम किसी पद को चेक करेंगे, यदि वो आता है तो ऑफिस प्रॉफिट आएगा, नहीं तो नहीं आएंगे, डिफाइन करने के लिए। एक तो ये कि क्या वो ऑफिस किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है जिस पद पर आप बैठे हैं, क्या कोई गवर्नमेंटल पावर आपके पास, गवर्नमेंट पावर आपके पास है उस पद पर रहते हुए, जैसे रिलीजिंग मनी, ऐसा किसी को रिलीज करना, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, ग्रांटिंग लाइसेंस, यदि ये सब है तो वो ऑफिस प्रॉफिट में आएगा। फिर कोई रिमिनेशन पावर आपके पास है तो वो भी आएगा, और कोई अपॉइंटमेंट, रिमूवल, परफॉर्मेंस करने ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑफिस, इसका कोई पावर आपके पास आती है उस पर रहते हुए तो आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से इसको डिफाइन किया है 2001 में अपने एक फैसले में। लेकिन ये मामला अभी भी भारत में समय समय पर रह के आता रहता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। तो इसमें सॉल्यूशन आपको ये करना है कि जब भी हम किसी पद को बनाए, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक नया कमीशन बनाया, कोई नया कोई कमेटी बनाई, तो हम उसको बनाने के साथ ही डिक्लेयर करें कि ऑफिस प्रॉफिट में आएगा या नहीं आएगा, ताकि आगे आके उसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना आए। अगला है अयोध्या वर्डिक्ट। अयोध्या का वर्डिक्ट आया, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जो भूतपूर्व थे उनकी बेंच के द्वारा फैसला दिया गया। वर्डिक्ट प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस के लिए वर्डिक्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे जो प्रभाव पड़ेगा उससे क्वेश्चन बन सकता है। फ्यूचर हमारे देश के सामाजिक ताने बाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे उल्टा क्वेश्चन बन सकता है। तो फैसले में कुछ मेन बातें हैं कि जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट एरिया था 2.77 एकड़ का, जहां पे एक जमाने में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, वो एरिया पूरा जो है हिंदुओं को मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीवर बनेगी इसकी। अल्टरनेटिव 5 एकड़ भूमि मिलेगी मुस्लिम समुदाय को और एक ट्रस्ट बना जाएगा 3 महीने के अंदर जो इस पूरे मंदिर निर्माण कार्य को कंप्लीट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, जिसको हमने कल चर्चा किया था। आर्टिकल 142 ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी मसले में कंप्लीट जस्टिस करना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत आदेश दे सकती है, जुडिशियल बन जाता है उसका, ऐसा आदेश देती है जिससे कंप्लीट जस्टिस को हम अचीव कर पाए। भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने किसी सिविल डिस्प्यूट में जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर है और जिसमें प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व हैं, पहली बार इस जुडिशियल पावर 142 का इस्तेमाल किया है। ऐतिहासिक बात इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से यह है कि 142 आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंप्लीट जस्टिस अचीव करने के लिए। भारतीय इतिहास में पहली बार यहां पे हुआ है सिविल मामले। अगला है राष्ट्रपति की पार्टी पावर्स, क्षमादान शक्तियां। तो ये बहुत इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 72 के तहत ये पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं और इसमें कई प्रकार के वो है कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है पार्डन, जिसमें दोषी को सही प्रकार के दंड आदि से मुक्ति मिल जाती है और उसे वही स्थान, वही पोजीशन मिल जाती है जैसे उसने कोई अपराध ना किया हो, बिल्कुल दोष मुक्त, अपराध मुक्त। दूसरा है कम्यूटेशन। इसमें एक के बदले, मतलब एक दंड के बदले दूसरे प्रकार का दंड मिलता है, रिप्लेस किया जाता है पनिशमेंट को दूसरे पनिशमेंट से, लेस सीवर पनिशमेंट से।
जैसे किसी को रिगस इम्प्रिजमेंट मिला है, सिंपल इम्प्रिजमेंट चेंज कर दें उसको। तीसरा है रिप्लाई, इसमें डेथ सेंटेंस को टेम्पररी सस्पेंशन दिया जाता है। चौथा है स्पाइट, इसमें स्पेशल ग्राउंड्स पे लेसर पनिशमेंट दिया जाता है। जैसे कोई महिला भी गर्भवती है तो उसको जो दंड मिला है एक्चुअल में होना देख के उसे कोई स्पेशल ग्राउंड है तो उसे दूसरा दंड मिल जाएगा। और पांचवा है रिमिशंस, इसमें जो भी अपराध की सजा को मिली है उसमें कमी कर देना, लेकिन कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। 1 साल की तो 6 महीने रहेगी, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ही तो होएगी है। ये इसमें 72 में क्लॉज दिया गया है। अब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है ये किन पे लागू होती है? एक तो कोर्ट मार्शल के मामलों में, इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल। दूसरा है ऐसे मामलों में, ऐसे अपराधों में जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर में आते हैं, संघ सरकार के दायरे में आते हैं, उन कानून तहत कोई दोषी माना गया तो। और तीसरा है यदि किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो। ये 3 मामलों में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का इस्तेमाल होता है। प्रेसिडेंट के अलावा गवर्नर के पास ही पावर है, बस 2 डिफरेंसेस हैं। एक, गवर्नर कोर्ट मार्शल के मामले में क्षमादान करने के लिए हकदार नहीं है। 161 में साफ आप पढ़ेंगे आर्टिकल, देखेंगे वहां गवर्नर के पास पावर नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति उन सही मामलों में जिनमें मृत्युदंड मिला है उस पर क्षमादान की सुनवाई कर सकता है, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस केसेस पे उसकी शक्ति सीमित है। यह तो हो गया अंतर दोनों में। क्वेश्चन यहां से इस तरह बनेगा। फिर पार्टी जो पावर है ये राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही यूज करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है कि चेक करने के लिए कि जो राष्ट्रपति ने, गवर्नर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है, जो मर्सी जुडिशल ने इस्तेमाल किया वो ठीक है कि नहीं, या उसमें कोई बायसनेस है क्या, इसके लिए कोई चेक करने, कोई लीगलिटी चेक करने के लिए डिसीजन को लेकर कोई मैकेनिज्म नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है यदि फैसले के साथ किसी प्रकार की हमें गलती तो भी दिखाई देती है। तो ये एक छोटा सा सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का विंडो यहां खोल दिया इस मामले में। ये सुधाकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन ये स्थिति अभी इस तरह की इसमें, तो ये इंपोर्टेंट है, तैयार करिएगा। प्रीलिम्स के हिसाब से भी, पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, और प्लस करंट अफेयर्स में भी मुद्दा चर्चा में रहा है। सब्जीवाला केस में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इसमें केवल यही है कि सब्जीवाला केस में फैसला आ गया था 2018 में जो वर्डिक्ट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जिलों की बेंच को उस फैसले को रिव्यू करने के लिए बोल दिया है कि सब्जीवाला मंदिर में सभी आयु की बहनाओं को जो मंदिर प्रवेश के लिए फैसले में डिसीजन सुनाया गया था उस पर रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों के बेंच को मामला भेज दिया है। फैसला जो 2018 में आया था वो 5 जजों के बेंच का आया था, वो 3-2 से आया था, और उसमें पक्ष में थे कि मंदिर में एंट्री संभव है। इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में कुछ ज्यादा बनने की संभावना नहीं है, लेकिन चर्चा में रहा था तो मैंने इसको हवा दिया। अगला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ये 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए लाया गया है, और इस बिल में जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं
सर्टेन माइनॉरिटी कम्युनिटीज, कुछ प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है। इस कानून इस बिल में प्रावधान किया गया है। तो बेसिकली जो सिटीजनशिप 1955 का है ओरिजिनल, उसको अमेंड किया गया, उसको स्लैब बनाया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो कुछ अल्पसंख्यक समुदाय उन देशों में हैं जो आए बाहर, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाए, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। लेकिन इन्हें नागरिकता जब मिलेगी जब ये 6 वर्ष तक भारत में स्टे करेंगे, और इसके बाद भी यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो ये नागरिकता भारत में मिल जाएगी। करंट में अभी भी नागरिकता मिल जाती है, लेकिन अभी 12 वर्ष का समय है। इसके अलावा इस बिल में भी प्रावधान किया गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड होल्डर्स, यदि किसी कानून का वॉल्यूशन करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इस बिल में इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स के लिए को बाहर रखा गया है। इसके अलावा अन्य कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जैसे ज्यूइश हो गई, बहेश हो गए, इन लोगों के लिए इनको बाहर रखा गया है। तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर। तो ये है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का पूरा प्रावधान। अब हम आते हैं अक्टूबर में कुछ डेवलपमेंट रहा। एक जो सेशन लॉ भारत में है उसको लेकर मामला रहा है। आमतौर पे हम देखते हैं कि लास्ट 2 सेक्शन 124 अखबारों में चर्चा में रहता है आईपीसी का, और कई बार देखा गया कि सब मिसयूज किया गया। लास्ट 2 के नाम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी कई जगह कंट्रोल किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आईपीसी के अंदर 1860 में जो आईपीसी है उसके सेक्शन 124 में ये राजद्रोह कानून अपराध का प्रावधान है। डेफिनेशन दी गई है कि किसी शब्द के द्वारा या लिखित में या किसी प्रतीक के माध्यम से या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से आपने कोशिश करी हो लोगों में घृणा फैलाने की, उन्हें सरकार आदि के प्रति प्रवोक करने की, भड़काने की, तो ये सब आता है राजद्रोह के अंदर सेक्शन 124 के तहत। और इसमें आजीवन कारावास से लेके फाइन तक है। फाइन तक का प्रावधान में दिया गया है। तो ये जो कानून है ये काफी सख्त कानून है, और मैंने पहले कहा कि सब मिसयूज बहुत हुआ है भारत में। सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या था कि क्या ये कानून रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना था कि नहीं ये ठीक है, जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। लेकिन कई लोग बोलते हैं इसमें अब समय आ गया कि बदलाव किया जाए। जैसे एक तो स्पीच रिलेटेड जो ऑफेंसेस आते हैं इसके दायरे में, उन्हें बेलेबल ऑफेंस में डाल दिया जाए, मतलब पे बेल मिल जाए, इसका प्रावधान किया जाए। और साथ में नॉन कॉग्निजेबल बनाया जाए इसको। कॉग्निजेबल जो है संज्ञेय है, जो तो गैर संज्ञेय बनाया जाए। ये 2 थी ऐसी डिमांड्स है जो उसमें चेंज करने की बात चल रही है। और आपको पता होगा कि राष्ट्रीय गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि हम सीआरपीसी आईपीसी में भी एक बार रिव्यू कर रहे हैं, जहां चीजें हमें लग रही है कि पुरानी हो गई है, जिसमें बदल हुआ तो हम चेंज भी करेंगे, ऐसा भी गवर्नमेंट ने कहा। अब हम आते हैं आईपीसी को लेकर, इसी जुड़ी खबर है। आईपीसी जो है ये
बेसिकली ब्रिटिश काल में बनाया गया था 1860s 60 में, और ये उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक इसको बाहर लाया गया था। इससे पहले इंडिया में मोमेडन क्रिमिनल लॉ, इस्लामिक आपराधिक कानून लागू था। धार्मिक प्रवृत्ति पे उसको फिर आईपीसी लाया गया। आईपीसी सेकुलर, किसी धर्म से जुड़ा नहीं था। ये ब्रिटिशर्स का एक स्टेट ऑफ द आर्ट कोड बोलते हैं, और ये ब्रिटिश एम्पायर का भारत में फर्स्ट क्रिमिनल लॉ का कोडिफिकेशन था। ये जो कोडिफिकेशन था, इसमें अब 21वीं सदी में आवश्यकता है रिवाइज करने की, जो मैंने थोड़ी पहले बोला, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल गया है, नई जरूरतें आ गई हैं, नई समस्या आ गई हैं, और इसको बनाने वाला खुद जो मैकाले व्यक्ति था, उसने भी कहा था कि रेगुलर रिवीजन होना चाहिए कोड का, ताकि जिसके अंदर गैप्स, एम्बिग्यूइटीज जो आएंगी, अस्पष्टताएं जो आएंगी, उन्हें हम रेगुलर इंटरवल में फिल कर सकें। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो राजद्रोह कानून है उसे चेंज के लिए बात चल रही है। इसी प्रकार से ऑफेंस ऑफ बैरिस्टर ईस्ट का कानून, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो ऑफेंस है उस पर बदलाव की बात चल रही है। इसी के अलावा अनलॉफुल असेंबली जो सेक्शन 149 है उसमें भी बदलाव की बात चल रही है। सेक्शन 377 इसको भी रिव्यू करने की बात चल रही है। तो कुल मिला के इसके अंदर काफी चीजें बदलने की मांग है, और इसी मांगों को देखते हुए सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने एक सर्वे जारी किया है सभी राज्यों को। ये एडवाइस पूछी है कि क्या इसमें अब बदलाव करने का समय आ गया है।